गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़े थे चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। इससे पहले हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये 5th एंड लास्ट पार्ट है। इसमें हम फ्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ अ फ्यूल? फ्यूल मतलब होता है ईंधन, जिसे हम हिंदी में ईंधन बोलते हैं, उसे इंग्लिश में हम फ्यूल बोलते हैं। रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuel. फ्यूल वो सारी चीज़ें होती है जिससे हम आग जला सकते हैं, हम एनर्जी ले सकते हैं, हीट और लाइट हमें वो देते हैं। फ्यूल जो होता है उसका उपयोग हम हमारे घरों में भी करते हैं, जैसे एलपीजी हम हमारे घर पे यूज़ करते हैं, और साथ में इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। मेनली कौन कौन से फ्यूल का यूज़ किया जाता है? वुड का, लकड़ी का यूज़ किया जाता है, चारकोल का यूज़ किया जाता है, पेट्रोल का यूज़ करते हैं, केरोसिन का यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे क्या आते हैं? फ्यूल की गिनती में आते हैं। गुड फ्यूल क्या होता है? कौन सा सबसे अच्छा ईंधन होता है? अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल। एक अच्छा फ्यूल वो होता है जो रेडिली अवेलेबल होता है। रेडिली अवेलेबल का मतलब है आसानी से अवेलेबल होता है, हमें उसको बहुत ढूंढना नहीं पड़ता, आसानी से हमें मिल जाता है। इट इज़ अ चीप, वो सस्ता होना चाहिए। अगर महंगा होगा तो ज़्यादा लोग उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। इट बर्न्स ईजीली इन द एयर एट अ मॉडरेट रेट। उसे आसानी से एयर की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत टाइम लगेगा। मॉडरेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जल्दी से जल जाए और मॉडरेट रेट में जले। मॉडरेट रेट में जले का मतलब है कि ऐसा नहीं, मॉडरेट रेट का मतलब है कि आसानी से जल जाए, वो मॉडरेट आसानी से जल जाए, इजीली और रेडिली अवेलेबल हो। मॉडरेट का मतलब है कि आराम से जले, ऐसा नहीं कि एकदम से जल जाए और फिर पूरा ख़त्म हो जाए, 2 मिनट में हम कुछ काम ही नहीं कर पाए। हमारा आराम से जले और हमें जितना भी जो भी हमें काम करना है हम आराम से कर पाए। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। गुड फ्यूल वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट निकले, बहुत ज़्यादा गर्मी निकले। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। और जब हम उसका यूज़ करें तो वो कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ना छोड़े। अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस मतलब कोई खतरनाक कोई सब्सटेंस ना छोड़े। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज द आइडियल फ्यूल। तो अपन ने जो भी अभी ये जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी, ऐसा एक भी फ्यूल ऐसा नहीं है जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ में सही बैठता हो। एक आइडियल फ्यूल अभी तक हमने नहीं खोजा है, हमें अभी भी रिसर्च करना बाकी है आइडियल फ्यूल के लिए। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। फ्यूल्स जो होते हैं वो अलग अलग कॉस्ट के होते हैं। कुछ फ्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, कुछ थोड़े महंगे होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू यू, ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। अब आपको जो फ्यूल है, फ्यूल आपको जोन से फ्यूल के बारे में पता है उनका आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है और उनको कैटेगराइज करना है सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में। क्या होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड का मतलब होता है कि एकदम कठोर हो, ठीक है, जैसे लकड़ी हो गई, कोल हो गया, चारकोल हो गया। तो ये क्या, कौन से फ्यूल होते हैं? सॉलिड फ्यूल होते हैं। लिक्विड फ्यूल कौन से होते हैं? जैसे जो लिक्विड में हो, लिक्विड स्टेट में हो, जैसे केरोसिन, लिक्विड मतलब पानी, जैसे जो लिक्विड होता है ना, जैसे पानी एक लिक्विड है तो एक लिक्विड स्टेट में हो, जैसे केरोसिन हो गया, मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो ये सब क्या है? लिक्विड फ्यूल है। गैशियस फ्यूल क्या होते हैं? वो गैस के फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारे घर पे जो हम एलपीजी यूज़ करते हैं, रिक्शा वगैरह में जो सीएनजी, बायोगैस, और रिक्शा में सीएनजी डलती है, बायोगैस और हाइड्रोजन, ये सब होते हैं। ये सब क्या होते हैं? गैशियस फ्यूल होते हैं। तो आपकी ये बुक में टेबल है, वो आप फिल कर लीजिएगा। सॉलिड फ्यूल में आप लिख सकते हैं वुड और चारकोल, लिक्विड फ्यूल में आप लिख सकते हैं पेट्रोल और डीजल, और गैशियस फ्यूल में आप लिख सकते हैं सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन, जो भी आपको लिखना हो। फ्यूल इफ़िशियंसी। फ्यूल इफ़िशियंसी से क्या मतलब है? सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल, विच फ्यूल वुड यू प्रेफर? अब आपको क्या बोला है, एक चीज़ बोली है कि आपको पानी गर्म करना है और आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं कि एक तो आपके पास काऊ डंग है, मतलब जो काऊ का जो गोबर होता है जिससे कंडे जो बनते हैं, काऊ डंग केक जिसे हम कहते हैं,
तो काऊ डंग है और एक है कोल है और एक एलपीजी है। इसमें से तीनों में से आप किस में पानी गर्म करना पसंद करेंगे? तो अगर मैं आपकी जगह मैं होंगी तो मैं काऊ डंग में पानी गर्म करना प्रेफर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। गाय तो गोबर करती रहती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, लेकिन कोल और एलपीजी तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, तो हम काऊ डंग का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि काऊ डंग जो है, जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो काऊ डंग क्या है? इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ये ख़त्म नहीं होता, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, डू दिस फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन हम ये देखेंगे कि क्या ये तीनों चीज़ों में सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ गर्मी पैदा होगी क्या? तो इसका आंसर है नो। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इज क्लोरोफिक वैल्यू। सारे ये जो जितने भी है, कोल है, काऊ डंग है, एलपीजी, सब में अलग अलग क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होगी। अब जो हीट प्रोड्यूस होती है उनके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसमें कैसे होती है? तो इसके लिए एक वैल्यू होती है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि जितना हीट प्रोड्यूस होता है कम से कम 1 किलो फ्यूल को जलाने में, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। एक बार और देख लेते हैं, जितनी हीट गर्मी प्रोड्यूस होती है किसी 1 किलो फ्यूल को जलाने में, उसको क्या बोलते हैं? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू को काय से नापते हैं? इसके लिए इसकी एक अलग यूनिट होती है जिसको हम किलो जूल बोलते हैं, किलो जूल पर केजी। इससे इसकी वैल्यू हम पता लगाते हैं। कैलोरीफिक की वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4। टेबल 6.4 में फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है। आप देख सकते हैं काऊ डंग की है 6000 से 8000 के बीच में, वुड की 17000 और 22000 के बीच में है। ठीक है, तो सबसे कम किसकी है? काऊ डंग के जो है कंडे जो होते हैं उनसे बहुत कम हीट निकलती है। और सबसे ज़्यादा हीट कहाँ से निकलती है? हाइड्रोजन से सबसे ज़्यादा हीट निकलती है। ये पूरी आपको कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है, जिससे हमें पता चलता है किसको कौन सी 1 kg फ्यूल को जलाने में कितनी हीट निकलती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब फ्यूल्स का हम यूज़ तो करते हैं, हम ऐसा तो कर नहीं सकते उनका यूज़ ना करें। हमें सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में फ्यूल्स का यूज़ होता है। लेकिन अब फ्यूल्स का यूज़ लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। सारे जितने भी फ्यूल्स होते हैं, एक आइडियल फ्यूल अभी तक हमने नहीं खोजा है जिससे कोई भी बुरी चीज़ ना हो। जितने भी फ्यूल्स होते हैं सब से हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। तो फ्यूल का हम जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे हमारे इन्वायरमेंट को उतना नुकसान पहुंचता जाता है, क्योंकि फ्यूल्स में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीजेस अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। कार्बन फ्यूल्स जो होते हैं, जो वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या करते हैं? इनके अंदर से अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं। जो कार्बन ठीक से जला हुआ नहीं होता वो निकलता है। और इससे क्या होता है? दिस फाइन पार्टिकल आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स। ये बहुत बेकार पॉल्यूटेंट्स होते हैं। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इन्वायरमेंट को भी, और जो लोग रहते हैं उनको भी अस्थमा की जो दिक्कत होती है वो इसी की वजह से होती है। इसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। कोल और वुड और इन सब से एक और अगर इनको ठीक से नहीं जलते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, अगर ये ठीक से नहीं जलते हैं तो इनके अंदर से एक गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि बहुत पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। इसलिए बोला जाता है कि जो कोल है, कोयले को एक बंद रूम में नहीं जलाना चाहिए। अगर बंद रूम में जलाते हैं तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और अगर कोई पर्सन वहाँ पर सोया होता है या फिर तो वो मर भी सकता है। मतलब इतनी पॉइजनस गैस होती है। इसी वजह से हमें फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ भुजू आके बोलता है, ओ सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग ऑन स्पाउंडरिंग कोल फायर इन इट।
इसलिए भुजू क्या बोलता है, इसलिए हमें ये बताया जाता है कि जहाँ पर कोल या धुआं आ रहा हो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए। थर्ड क्या है, और क्या होता है फ्यूल को ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करने से? कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। हमें ये सबको पता है कि ये जितने भी फ्यूल्स होते हैं सब में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और जितना जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता जाता है हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जमता जाता है, उससे क्या होने के खतरा होता है? ग्लोबल वार्मिंग होने का खतरा होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ये ग्लोबल वार्मिंग इज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? जब हमारी जो पृथ्वी है उसका तापमान जो है वो एकदम बढ़ जाता है, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे करके अब क्या एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी और हमें रहना मुश्किल हो जाएगा अर्थ पे। इसलिए बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है पृथ्वी का, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दिस रिजल्ट्स अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। अब ग्लोबल वार्मिंग से और क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग क्यों खतरनाक है? ग्लोबल वार्मिंग इसलिए खतरनाक है क्योंकि जो पोलर ग्लेशियर्स होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें होती हैं जो कि ठंड के कारण इसी जमी होती है, ये क्या होते जा रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पिघलती जा रही है। और इनके पिघलने से क्या होगा कि जो सी लेवल है, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है? जो कोस्टल एरियाज़ है, कोस्टल एरियाज़ मतलब समुद्र के आसपास का जो इलाका होता है, वहाँ पर बाढ़ आने लगती है। और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, जो भी समुद्र के पास जो भी एरिया है, जैसे मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, तो ये सारे एरियाज़ क्या हो सकते हैं? पानी में कवर भी हो सकते हैं। इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना रहता है, इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग कॉज नहीं करना चाहिए। ये जो जितने फ्यूल्स हैं उनको लिमिटेड में यूज़ करना चाहिए, जैसे AC वगैरह, इन सब से ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड करोसिव गैस। कोल और डीजल जो होता है उसको जलाने से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि बहुत सफोकेटिंग एंड करोसिव गैस होती है, जो बहुत ही घुटाने वाली गैस होती है, सफोकेट करने वाली गैस होती है। मोर ओवर पेट्रोलियम इंजन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। और जो पेट्रोल की जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ, जब पेट्रोल को हम इंजन में यूज़ करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। और ये जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन है, इससे क्या होता है? रेन वाटर जो होती है हमारे जो बारिश के पानी में घुल जाती है, और इसकी वजह से क्या होती है? एसिड रेन होने का खतरा होता है। एसिड रेन कब होती है? जब रेन वाटर में ये जो भी गैसेस हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब कोल, डीजल और पेट्रोल को, तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड निकलती है, ये किसके साथ मिक्स हो जाती है? रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती है और फिर एसिड बनकर एक एसिड बना लेती है, और एसिड फिर नीचे हमारे पृथ्वी पर गिरते हैं। एसिड रेन जो होती है वो क्रॉप्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है, जो खेती होती है उसके लिए बहुत हार्मफुल होती है, बिल्डिंग्स और सॉइल के लिए भी बहुत बेकार होती है ये। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इन क्लास 7th में आप एसिड रेन के बारे में पढ़ चुके हो। The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG, compressed natural gas, because CNG produces a harmful products in very small amounts. CNG is a cleaner fuel. इसी वजह से पेट्रोल और डीजल का मात्रा इन्वायरमेंट में कम करने के लिए एक और नया चीज़ निकाली है। क्या है? CNG, compressed natural gas। ठीक है, आजकल बहुत सारे रिक्शा वगैरह में CNG का यूज़ होता है पेट्रोल और डीजल के अलावा। इससे क्या होता है? CNG जो होती है वो कम हार्मफुल होती है डीजल और पेट्रोल से। इसमें से बहुत कम गैस निकलती है, हार्मफुल गैसेस। इसी वजह से इसको क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। क्लीनर फ्यूल होती है, इसमें 6 to 11 लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशन बेस्ड ऑन।
तो ये बहुत अच्छी गैस होती है, क्लीनर फ्यूल होता है। सीएनजी को इसलिए हम क्लीनर फ्यूल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें से बहुत कम हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। इसके जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए हमें डीजल और पेट्रोल की जगह सीएनजी का यूज़ करने की एडवाइस दी जाती है। ये लास्ट टॉपिक था, इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।